नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग गणित विषय में एक चैप्टर शुरू किए थे ना, मेंसुरेशन। तो उसके मैंने फॉर्मूला जो उसके सूत्र हैं बेसिक बेसिक, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बोला है आपसे कि एडवांस मेंसुरेशन की क्लासेस अलग से लेके आएंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक मेंसुरेशन की क्लासेस को यहाँ समझ रहे हैं। तो बेसिक मेंसुरेशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस सवाल को देख के कैसे पहचानेंगे, ये सब बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं यहां से। इस पूरे सफर में हम लोग अपनी शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल से। तो इस प्रकार इसमें इस सेगमेंट में हम बात करेंगे किसकी? त्रिभुज की। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि त्रिभुज होता क्या है। तो एक ऐसी आकृति जो मैंने बोर्ड पे बना रखी है, ऐसी कोई भी आकृति त्रिभुज कहलाती है जो जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं और आकृति होती है वंद। ठीक है, जैसे परिभाषा क्या होगी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई वंद आकृति त्रिभुज कहलाती है ना, ऐसे करके। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई वंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्लियर मेरी बात? चलिए अब होता क्या है उसको आराम से समझिएगा। तो त्रिभुज में क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी त्रिभुज की रचना, यानी कोई भी त्रिभुज बनता कैसे है और कब बनता है। अगर उसकी भुजाओं की बात आ जाए तो कैसे बनेगा, तो देखो सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो या दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम हो, a माइनस बी, ठीक है, ऐसे करके। ये बात तो यहीं से निकल के आती है। अब कैसे समझेंगे? देखो c प्लस ए बराबर b है, तो अगर a उधर पहुंचा दूं तो b माइनस ए या a माइनस बी, जो भी साइड बड़ी हो वह उन दोनों के डिफरेंस से c ज्यादा होना चाहिए। मतलब इनको ट्रांसपोज्ड कर दोगे तो ये बन जाएगा, पक्षांतर करने पर ये बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलो देखो अब ये बात है क्या, बेसिकली जो मैंने लिख दिया वो क्या लिख दिया, आपको कितना समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, ये चीज हम यहाँ सीखते हैं। कि जैसे मैं आपको तीन भुजाएं दे दूं, मैंने एक भुजा दे दी आपको 2 सेंटीमीटर, एक और भुजा दे दी 2 सेंटीमीटर और एक भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताएं इन तीनों भुजाओं के उपयोग से त्रिभुज बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों भुजाओं का उपयोग करके देखें तो समझना, देखो 2 + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 4, 2 + 2 का योग 4 से ज्यादा होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, अर्थात ये त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। यानी ऐसा कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, देखो एक और ले लेते हैं। अगर मैं आपको ले लूं, भुजाएं ले लूं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछूं क्या इन भुजाओं के उपयोग से एक त्रिभुज को बनाया जा सकता है, तो आप सीधा जवाब देना। कैसे? देखो 2 और 3 का जोड़ 4 से ज्यादा होना चाहिए। एक भुजा कितनी है? 4, एक भुजा कितनी है? 3, एक भुजा कितनी है? 2। भूल ना जाओ इसलिए ये सिस्टम यूज करना है। तो 2 और 3 4 से ज्यादा होना चाहिए, 2 और 4 3 से ज्यादा होना चाहिए, और 3 और 4 2 से ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ ये बात। अब देखो ये 5 हो रहा है 4 से ज्यादा है, ये 6 हो रहा है 3 से ज्यादा है, और ये 7 हो रहा है 2 से ज्यादा है। मतलब यहां से एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो किसी भी त्रिभुज को एक ही बात अप्लाई करनी चाहिए, ये वाली कर लेना चाहिए वाली। ठीक है, मैंने ये वाली बता दी क्योंकि जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको क्या समझनी है कि कोई भी आकृति, कोई भी भुजाएं त्रिभुज बनाने में सक्षम हो पाएंगी अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी आखिरी भुजा के योग से आखिरी भुजा से अधिक हो। दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से ज्यादा है तो मान के चलेंगे कि त्रिभुज बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया अपना त्रिभुज बनाने के तरीके।
इसके बाद आते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो मैं फालतू बातें करूंगा नहीं, ठीक है, सीधी मुद्दे की बात पर आऊंगा। तो त्रिभुज के प्रकारों में देखो, किताबों में अलग अलग हो सकता है, मैं उस क्रम को लेकर चलूंगा जो मेरे लिए सुविधाजनक हो, आपको समझ में आसानी से आ जाए और मुझे आगे जिस जिसकी जरूरत पड़ती चलेगी मैं उसका उपयोग यहाँ पे करता चलूंगा। तो मैंने पहले त्रिभुज ले लिया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब कहलाता है, आराम से समझना है। तो कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ऐसा कब होगा, तो इस बात को पता करने के लिए दो बातें अप्लाई की जाती हैं। पहली बात, किसका ये जो सबसे बड़ा कोण है ये 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण हाइपोटेनस, ये वाली भुजा कहलाती है आधार वेस, ये वाली भुजा कहलाती है लंब परपेंडिकुलर। अब ये वाली भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब यानी परपेंडिकुलर। अब यहां से हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा अप्लाई होता है कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जिस जिस समकोण त्रिभुज में जहां जहां लागू होगी वो समकोण त्रिभुज होगा अगर उसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है। तो किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने के साथ साथ 90 डिग्री तो होगा ही और पाइथागोरस भी लागू होगी। तो किसी त्रिभुज में अगर पाइथागोरस लागू होती है और उसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है तो वह त्रिभुज, हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब एक बात समझना है, देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में कुछ बेसिक वैल्यू फिक्स होती हैं। जैसे अगर मुझे लंब या आधार, बात को समझना, अगर किसी समकोण त्रिभुज का लंब या आधार पता हो तो उसके आधार पर मैं आधार या लंब पता करके उसका कर्ण फिक्स कर सकता हूं कुछ मानों के लिए। इन्हीं मानों को जहां मैं ये कर्ण फिक्स कर सकता हूं उसी को हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणीय, और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ये समझिएगा। देखिए ट्रिपलेट्स का मतलब है कि कुछ वैल्यू है, जैसे अगर ये 3 है, आराम से मेरी बात को समझना है कि अगर लंब या आधार 3 हो तो ये 4 हो जाएगा, ये फिक्स है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर लंब 3 है तो आधार 4 होगा, आधार 3 है तो लंब 4 होगा, मतलब आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण फिक्स है, कितना, 5 होगा। इस बात का मतलब क्या है ये समझो। ट्रिपलेट याद करने का फायदा क्या है कि ट्रिपलेट याद करने का फायदा ये है कि जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, मान लो उसमें ये ट्रिपलेट लग रहा है, तो यहां दे रखा है उन्होंने 12 और यहां दे रखा है उन्होंने, यहां दे रखा है 12 और यहां दे रखा है 20 और ये पता करना है। अब देखो गौर से, ये कितना दिया है, 5, 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कर दिया जाए तो 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 आएगा। देखो 3 गुणा 4 ये लिखा है, 5 गुणा 4 ये लिखा है, तो यहाँ 4 गुणा 4 आ जाएगा, यानी कितना, 16। अगर ये ट्रिपलेट लागू हो रहा है तो मतलब ट्रिपलेट बेसिकली क्या होते हैं, भुजाओं का अनुपात होता है जो किसी भी समकोण त्रिभुज में लगता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो अनुपात लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए ये भुजा 6 हो, ये 6 हो और ये 8 हो तो ये 10 हो जाएगी। कैसे पता, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा। ऐसा कभी मत करना कि यहाँ 3 का कर लिया, यहाँ 4 का कर लिया, यहाँ 5 का कर लिया, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो समान होगा। क्लियर है मेरी बात। ये आपने अगर पीछे मेंसुरेशन की पूरी क्लास देखी होगी 2D फिगर पर आधारित तो आपको समझ में आया होगा कि बीच बीच में कहीं कहीं मैंने ट्रिपलेट्स का यूज किया है। तो क्यों यूज किया है, कैसे यूज किया, यह बात आपको यहां से समझ में आएगी, ठीक है। तो पहला ट्रिपलेट है आपका 3 4 5, दूसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना है 5 12 13, तीसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना है 7 24 25, अगला ट्रिपलेट आपको याद रखना है 8 15 17, अगला ट्रिपलेट याद रखना है 9 40 41,
अगला याद रखिए 20, 21, 29 और अगला याद रखिए 20, 99, 101। होते तो और भी हैं लेकिन हमारी जरूरत इतनों से पूरी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा की रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो अब जैसे ये वाला ट्रिपलेट का यूज हो रहा हो मान लीजिए, तो ये अगर 14 है तो ये 48 होगा, 50 होगा। ये 21 है, 7 गुणा 3 तो ये 24 गुणा 3 वो 25 गुणा 3, ठीक है। ये तो आपने मेंसुरेशन वाले में देखा ही होगा कैसे यूज करते हैं। बाकी आप यहां से ये समझ लीजिए, क्लियर है। तो हमने पढ़ा त्रिभुज, त्रिभुजों में पढ़ा समकोण त्रिभुज जिसमें लागू होती है कुछ वैल्यू, कुछ अनुपात जो हमेशा फिक्स रहते हैं और जिनके गुणन में भी वो लागू किए जा सकते हैं, गुणज के रूप में भी लागू किए जा सकते हैं अगर गुणा सभी भुजाओं में समान किया जाए, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात कर लिए, आगे बढ़ो। चलिए देखिए, अब किसी भी समकोण त्रिभुज में, आराम से मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हमसे पूछा जाएगा एग्जामिनर द्वारा वो क्या क्या और पूछा जाएगा, केवल ट्रिपलेट तो नहीं पूछे जाएंगे, है कि नहीं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमने क्या सीखा भी कि कोई भी समकोण त्रिभुज वह समकोण होता है जिसकी सभी भुजाएं, जिसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो और इसमें पाइथागोरस लागू होनी चाहिए, ठीक है। चलो वो बात तो हम लोग पढ़ चुके। अब एक बात समझो, अगर यहां से पूछ लिया जाए आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि इस चैप्टर में हम मूलतः बात करेंगे पेरीमीटर और क्षेत्रफल की, तो परिमाप किसी भी ट्रायंगल का निकालना हो, किसी भी आकृति का निकालना हो, ट्रायंगल छोड़ दीजिए, कोई भी आकृति का निकालना हो, सीधी आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। जैसे यहां से अगर इसका परिमाप निकालना है तो इसकी हाइट, परपेंडिकुलर और बेस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका पेरीमीटर। जोड़ दीजिए बस, ठीक है। दूसरी बात होती है एरिया। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। यही फॉर्मूला क्यों लगता है, ये देखो सब ज्योमेट्री की बातें हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी के लिए ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर फॉर्मूला की क्लास 8 से 10 घंटे की हो जाएगी, है ना, और हमें मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में ये पूरे फॉर्मूलाज को समझ लेना, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। देखिए तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो इसका जो आधार है वो क्या है v और संगत ऊंचाई है वो क्या है p। इसलिए किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। क्लियर मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला त्रिभुज है अपना समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आराम से मेरी बात को समझना कि ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, कि अगर ये भुजा x है तो ये भी x हो, ये भी x हो, और प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री का हो। किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री का होता है, वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भैया, ध्यान से सुनना कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया सभी भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर, और प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री का होता है। अब वही बात है यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप अगर किसी भी त्रिभुज का निकालना है तो हम लोगों ने क्या सीखा कि त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। अब क्योंकि यहाँ 3 भुजाएं हैं और तीनों ही आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा भुजा। तो किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3 गुणा भुजा। आगे की बात यह है, आराम से मेरी बात को समझना कि अगर मैं यहां से यहां एक लंब डाल दूं, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज में अगर यहां से यहां एक लंब डाल दूं तो लंब डालने पर इसी लंब को हम लोग क्या कहने लगते हैं, इसकी हाइट। लंब क्या करता है, यहां जाके जब टकराता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जहां जहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां हमेशा अप्लाई हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, देखो समझो, ये हम लोगों को पता चला कि जो पूरी भुजा है वो क्या है, x है। ये पूरी भुजा कितनी है, x है। अगर ये पूरी भुजा x है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x/2, है ना।
अब ये जो आधा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं डी ले लूं और फिर मैं बात करूं आपसे कि त्रिभुज एडीसी से, तो आप देखेंगे कि त्रिभुज एडीसी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में हमने क्या सीखा, पाइथागोरस लागू होती है। ये भुजा x है, ये x/2 है, ये h है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है कि नहीं? तो यहाँ क्या लागू होगा, पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस ने कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी x² बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। पाइथागोरस ने कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको और आगे सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा x²/4, जिसको इधर ले आओ, तो इधर ले आओगे तो हो जाएगा x² माइनस x²/4 बराबर हो जाएगा कितना, h²। आराम से समझना। इसको और आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 4×4x² में से x² घटा दीजिए, कितना रह जाएगा 3x²। तो यहाँ हो जाएगा 3x²/4 और इसका हो जाएगा वर्गमूल बराबर हो जाएगा h। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर आपको कभी पूछ ली जाए ऊंचाई, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है √3 4 का वर्गमूल 2 इंटू x, और यहाँ x का तात्पर्य किससे है, भुजा से है। ठीक है। तीसरी बात आपने सीखी, आप एक मिनट दीजिए। तीसरी बात आपको निकालनी है किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना है, x यानी एक भुजा, आधार है x यानी एक भुजा। और क्या चाहिए, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आई थी, √3/2 यानी, और उसकी भुजा का गुणनफल। तो बराबर यहां से हो जाएगा √3 × 1 √3, 2 × 2 × 4 और भुजा गुणा भुजा हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा। क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़ो बताओ, दोबारा समझ लो। एक समबाहु त्रिभुज है, परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे कि ये त्रिभुज एडीसी बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगा दिया, जिसके आधार पे h बराबर निकल के आएगा √3/2 गुणा भुजा। क्षेत्रफल निकालोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपकी साइड है, भुजा है, ऊंचाई आपकी √3/2 गुणा भुजा आ गई। आगे सॉल्व करना है। तो बेसिक बातें 3 है, परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल। और भी बातें बनेंगी वो आगे बनेंगी। ठीक है। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, वृत्त पर आधारित, तो इसके माध्यिकाओं पर आधारित, वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए 3 बेसिक बातें। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका अगला त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आराम से मेरी बात को समझना। यार इतनी आवाज क्यों कर रहा है? देखो, हाँ, तो यहां से इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये भुजा आपकी कुछ भी मान लो बाई अलग होती है। तो जो बराबर भुजा है उनको x मान लिया, जो भुजा बराबर नहीं है उसको बाई मान लिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात वही कि अगर आपसे पूछा जाए परिमाप, तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, अगर 2 भुजाएं x हैं तो 2 गुणा x प्लस वाई, या आप कहें x प्लस वाई, जो भी आप कहना चाहें। दूसरी बात यहां भी होती है, क्या होती है, ऊंचाई। तो देखो, ऊंचाई के लिए फिर क्या करेंगे, आराम से समझना ध्यान से। तो फिर वही बात है कि अगर मैं यहां से एक सीधा सीधा सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं, तो ये लंब कहलाएगा आपकी ऊंचाई, ये हो जाएगी बाई/2। तो h बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x² माइनस y²/4। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा √of x² माइनस y²/4। तो यहां से हो जाएगा √4x² माइनस y²/2, ये हो जाएगा। तो √4x² माइनस y²/2। तीसरी बात है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार।
आधार ले लिया हमने बाई, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कितनी आई थी, √4x² माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका फॉर्मूला बनेगा y/4 √4x² माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन मैं पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाता नहीं हूं, क्योंकि मैं बेसिकली यूज कर लेता हूं हीरोज फॉर्मूला को। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए तो √4x² माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, जो समान भुजाएं हैं, बाई क्या है, जो डिफरेंट भुजा है। क्षेत्रफल निकालना तो एक बाई असमान भुजा बट्टे 4 अंडर रूट 4 गुणा समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ो। माफ कीजिए, थोड़ा शोर हो रहा था तो थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन आप यहां से समझ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बाद अगला त्रिभुज आपका आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में आपको ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सीधी सीधी दो बातें होती हैं कि एक त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी ये वाली भुजा अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों भुजाएं अगर अलग अलग होती हैं तो पहली बात इसका परिमाप, तो परिमाप तो वही होगा, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। हाइट यहाँ पूछी जाएगी, लेकिन वो हाइट निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ इस पे लंब पूछा गया तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, ऐसे करके अलग होता है। ठीक है, आगे बात करें। दूसरी बात आती है इसका क्षेत्रफल। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोज फॉर्मूला से S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहां S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज में अगर आपको परिमाप निकालना है तो सीधी बात है तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, हीरोज फॉर्मूला लगाना है, जहां S बराबर होता है S प्लस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे बढ़िए। अब विषमबाहु त्रिभुज के बाद अब हमने त्रिभुज के बारे में अगला एक और त्रिभुज पढ़ लीजिए। आपको कहीं कहीं मिलेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, थोड़ा बहुत जिक्र इसका भी मिलेगा कहीं कहीं। तो देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बस एक बात पढ़नी है, बाकी तो ये समकोण त्रिभुज है ही। बस एक बात आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है कि अगर ये वाली भुजा x है तो ये भी x है, और ये वाली भुजा x अंडर रूट 2 है। तो किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है ट्रिपलेट, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात अप्लाई होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो ये x अंडर रूट 2 होगी, बाकी सबसे बड़ा कोण 90 होगा, वो सब बातें हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट रेशियो बनता किससे, पाइथागोरस से। बनता तो सारा कुछ पाइथागोरस से ही है, क्योंकि कैसा भी हो है तो समकोणी। अगर समकोण त्रिभुज है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होगी ही होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? बढ़ूं आगे? चलिए आगे बढ़ो। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं, सीधी बात करेंगे किसके बारे में, आयत के बारे में। त्रिभुज में इतना ही, अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो अगली बात है अपने पास आयत से रिलेटेड। देखिए आयत में क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इसके कोने से कोने तक अगर कोई लाइन मिला दी जाए तो वह उसका विकर्ण कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है आयत में, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और शीर्ष कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से आयत नहीं हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री शीर्ष कोण भी होना चाहिए तभी आयत होगा। तो देखो यहाँ पे फिर वही दो बातें। पहली बात आपकी कि आपसे यहाँ से एग्जामिनर द्वारा पूछा जाएगा परिमाप। तो परिमाप अगर कभी भी पूछा जाए तो किसी भी आयत का परिमाप होता है, आराम से मेरी बात को समझना, किसी भी आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो गया, ये तो आप रटी हुई बात बता दे रहे हो। रटी हुई नहीं बता रहा हूं, समझना। x और x को जोड़ो 2x, y और y को जोड़ो 2y, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y,
है कि नहीं, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई, हुआ ना क्लियर, बोलो ना, वेरी गुड, बस यही तो बात समझनी। दूसरी बात है कि किसी भी आयत का अगर आपको विकर्ण पूछा जाए, डायगोनल, परिमाप को क्या कहते हैं पेरीमीटर, तो डायगोनल अगर पूछा जाए तो अब दिमाग लगाना यहाँ पे ध्यान से। त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लागू नहीं होगी, पाइथागोरस लागू नहीं होगी क्या, बिल्कुल लागू होगी। अगर इसमें पाइथागोरस लागू होगी तो समझने वाली बात सीधी सीधी ये है कि डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी बराबर हो जाएगा एक्स का तात्पर्य है लंबाई से और वाई का तात्पर्य है चौड़ाई से, तो डी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्लियर। तीसरी बात है किसी भी आयत का क्षेत्रफल। अब देखो मेरी बात समझना है, ये एक हम लोगों ने पढ़ लिया समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया बनेगा 1/2 एक्स प्लस एक्स गुणा वाई, और इसका भी वही बनेगा 1/2 एक्स गुणा वाई। तो अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा तो फाइनली एरिया बन जाएगा एक्स गुणा वाई, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसी में एरिया निकला है। इसी में एक बात और पढ़ लीजिए, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो किसी भी आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आयत का परिमाप गुणा आयत की ऊंचाई। ऊंचाई अभी तो नहीं, लेकिन जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो उस सवाल में ऊंचाई मिलेगी। एक सवाल मैंने आपको ऐसा कराया भी है कि नहीं, कराया है, आप वीडियो देखेंगे वो तो, अब 6-7 क्लास हमने जो ली है ना बेसिक मेंसुरेशन की, वहां ये कराया है। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ूं, बढ़िए। तो आयत के बारे में पढ़ लिया, आगे हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, वर्ग के बारे में। आयत के बाद आ जाओ किस पे, वर्ग पे। अब आयत और वर्ग में क्या है कि बस एक ही बात है, वैसे तो दोनों एक ही बात है, लेकिन एक अंतर भी है। एक नजरिए में क्या है, आमने सामने की भुजाएं यहाँ भी बराबर हैं, प्रत्येक शीर्ष कोण यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी अगर हम कोने से कोने तक एक लाइन खींच दें तो है डायगोनल कहलाता है। बस अंतर ये है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो किसी भी वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो सबसे पहली बात कि किसी भी वर्ग का अगर परिमाप पूछा जाए तो परिमाप हो जाता है 4 गुणा भुजा। ठीक है। दूसरी बात, किसी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। तीसरी बात, किसी भी वर्ग का विकर्ण पूछा जाए तो मैंने क्या सिखाया, तो यही तो है विकर्ण। आप गौर से देखना, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं है, और अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये एक्स एक्स है तो ये एक्स अंडर रूट 2 होगा, यानी इसका विकर्ण होगा अंडर रूट 2 गुणा भुजा। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। क्लियर है मेरी बात। तो आयत में 4 बेसिक बातें, वर्ग में 3 बेसिक बातें, बाकी इसके व्रत परिव्रत अंतव्रत ये सब आगे की बातें, वो आगे करूंगा जब व्रत पढ़ाऊंगा, तब एक बार व्रत से संबंधित सारी बातें वहां ले लूंगा, मतलब व्रत के सूत्र बताऊंगा तब। क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, वर्ग के बाद अगला जो चतुर्भुज इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें देखो, तो अगर हमें दे दिया जाए एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण पता हो और अन्य 2 लंब पता हो, और फिर आपसे पूछ लिया जाए एरिया। कोई भी एक चतुर्भुज जिसकी एक विकर्ण दे दिया जाए, विकर्ण BD पता हो और अन्य 2 लंब पता हो, और फिर आपको निकालना हो इसका एरिया। तो चतुर्भुज में एक चीज याद रखना आप,
यहां से आगे चतुर्भुज के फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकाला जा सकता है बनने वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुसार। जैसे यहां पे एक बन रहा है त्रिभुज ADV और एक त्रिभुज बन रहा है BCD। BCD, DCB पढ़ लो, CDB पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, एक ही बात है, ठीक है। तीनों बिंदुओं को पकड़ो बस। तो देखो चतुर्भुज ABCD का एरिया अगर निकालना है तो आपको त्रिभुज ADB का निकालना पड़ेगा और एक और त्रिभुज है BCD उसका निकालना पड़ेगा। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, देखो सीधी सी बात है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे देखो थोड़ा जल्दी चलना ही पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएंगी ना, फिर 2-2.5 घंटे की वीडियो फॉर्मूला की है, फिर क्या फायदा हुआ, है ना। इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो 1/2 आधार, इसका आधार कितना हो गया BD, इसका आधार हो गया VD इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई P1 प्लस 1/2 आधार, आधार कितना हो गया VD इंटू हाइट कितनी हो गई P2। तो किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालना है ये। अब देखो ध्यान से, 1/2 BD ले लो कॉमन, तो यहां से क्या बनेगा P1 और वहां से बनेगा P2। कॉमन ले लोगे तो जो बचेगा वही तो आएगा ब्रैकेट में। अतः ऐसे किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा विकर्ण गुणा लंब की लंबाइयों, लंब की लंबाइयों का योगफल। तो किसी भी ऐसे चतुर्भुज का एरिया आपने ये किताबों में लिखा देखा होगा। अब ये कहां से आता है आप समझ गए होंगे कि बेसिकली क्या है, एक चतुर्भुज है जो दो अलग अलग त्रिभुजों के योग से बना है। और ये नहीं सभी चतुर्भुज दो अलग अलग त्रिभुजों के योग से ही बनते हैं, ये मैं आगे अभी आपके सामने बात करता चलूंगा। कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? नहीं, ठीक है। तो कोई भी एक चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण और 2 लंब दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल यहां से डायरेक्ट निकाल लिया करेंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद अगला जो चतुर्भुज होगा आपका उसको ले लेते हैं। तो अगला चतुर्भुज है हमारा समांतर चतुर्भुज। सॉरी माफ कीजिएगा, अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये एक चित्र है। ये एक चित्र है जो समांतर चतुर्भुज का चित्र है। तो देखो क्या है, आप लोगों ने आयत पढ़ा था ना, आयत। आयत में क्या था कि अगर ये भुजा x है तो ये भी x है ना। थोड़ा रंग बदल ले रहे हैं। अगर ये भुजा x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, यहां भी यही होता है। लेकिन ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज है अतः यहाँ एक चीज स्पष्ट है कि प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल बातों पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक तो थोड़ा सा बोलूंगा ना, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी जो अन्य भुजा से दूरी होती है वो कैसी होती है, समान। जैसे तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि देखो परिमाप तो यहां पूछेंगे नहीं, अगर पूछें भी तो डायरेक्ट बता देना x और x, 2x y और y, 2y, यानी वही बात, 2 ब्रैकेट में एक भुजा प्लस दूसरी भुजा। वहां लंबाई चौड़ाई थी, यहां भी 2 भुजाएं हैं। क्लियर है? लेकिन पूछते नहीं परिमाप, कभी पूछे तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं उस बात में। दूसरी बात है अपने पास कि हमसे पूछा जाता है इसका एरिया। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बनाने के लिए मैं आपसे बोलूंगा एक काम कीजिए कि यहां से एक डायगोनल खींच लीजिए, एक विकर्ण ले लीजिए AC। अगर आपने एक विकर्ण ले लिया AC तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकाला जा सकता है 2 त्रिभुजों के योग से। तो एक त्रिभुज बन गया हमारा ABC और एक त्रिभुज बन गया हमारा ADC, ACD, ADC, जो भी आप बोले। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सिंपल एक बात समझनी है कि इसकी जो हाइट है, इस वाले त्रिभुज की हाइट, ये अलग अलग नहीं हो सकती। अगर ये समांतर है तो इसकी भुजाओं से दूरी कैसी होगी, समान होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। तो अगर ये है ऐसा तो देखो क्या करें, आराम से समझना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, ABC, तो इसका आधार हो गया ये AB और हाइट हो गई आपकी H। तो इसका आधार हो गया AB इंटू हाइट हो गई H प्लस
इस वाले का एरिया निकालो, इसका आधार हो गया CD, है कि नहीं? तो इसका आधार हो गया हमारे पास CD और इसकी हाइट भी क्या हो गई H। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। क्लियर है ये बात? चलो बढ़िया। अब एक चीज जो कंठस्थ तौर पे समझनी है उस पर ध्यान देना कि यहाँ पे गौर करोगे तो पता चलेगा कि AB यहाँ भी है, CD यहाँ भी है और इन दोनों की लेंथ तो आपस में बराबर है ना। तो ये बेसिकली क्या बन गया 1/2 गुणा x गुणा h प्लस यहाँ भी बन गया 1/2 गुणा x गुणा h। और जब ये सेम है तो ये क्यों ना जोड़ दिया जाए तो x गुणा h, अर्थात किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। यानी सिर्फ आपको आधार और संगत ऊंचाई का गुणनफल करना है, ठीक है? तो आधार गुणा संगत ऊंचाई यानी x इंटू h। सीधा सीधा किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया पूछा जाए तो ये लगा दीजिए आधार गुणा संगत ऊंचाई। क्लियर है मेरी बात? मुद्दे की बात ये बनी, वो मैं नीचे लिखता जा रहा हूं, ठीक है? अगला चतुर्भुज है, आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अगला चतुर्भुज है आपका समचतुर्भुज, ठीक है? समचतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज। देखिएगा समचतुर्भुज में क्या होता है, कुछ बातें ऐसे करके याद रखनी है कि सम यानी समान, तो ये अगर x है तो ये सब x है, पहली बात। दूसरी बात, इसके दो विकर्ण होते हैं, एक यहां से ये रहा और एक विकर्ण यहां से ये रहा। तो किसी भी समचतुर्भुज में जो उसके विकर्ण होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, 90 अंश पर ही टकराते हैं। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन टकराते 90 डिग्री पर है, दोनों ही विकर्ण अलग अलग होंगे, ठीक है? बराबर नहीं होंगे। विकर्ण आयत में भी बराबर नहीं होते, विकर्ण समचतुर्भुज में भी बराबर नहीं हो सकते कभी कभी, लेकिन आमतौर पर नहीं। समचतुर्भुज में भी नहीं होंगे, समांतर में भी नहीं होंगे, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए बात, अभी यहाँ पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल बातें नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है? तो समचतुर्भुज में ये हो गया। अब आगे की बात समझना है, इसमें दो बातें। पहली और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे पूछा जाए इसका परिमाप, लिखना नहीं चाहिए, बस लिख दे रहा हूं। तो अगर परिमाप पूछा जाए तो चारों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप का फॉर्मूला वही होगा जो वर्ग का होता है ना। दूसरी बात आपको वही सेम बात कि अगर किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालना है, चतुर्भुज ABCD का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बन जाएगा आपका AVD प्लस एक त्रिभुज बन जाएगा आपका BCD कह दीजिए, DCB कह दीजिए, CBD कह दीजिए, जो भी आप कहना उच्च समझे वो कह दीजिए। आराम से मेरी बात को समझना। तो चतुर्भुज ABCD का जो एरिया है वो क्या है, त्रिभुज ABD का एरिया प्लस त्रिभुज BCD का एरिया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहां तक? बढ़िया। अब देखो सुनो, तो यहां से अब देखना एक चीज कि त्रिभुज ABD का एरिया अगर निकाला जाए, इसका ABD का, तो ये पूरी भुजा कितनी है, AC। याद रखना चतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं वो हमेशा मध्य बिंदुओं से गुजरते हैं, मतलब ऊपर की लंबाई AC की लंबाई का आधा, नीचे की लंबाई AC की लंबाई का आधा, इधर की लंबाई BD की लंबाई का आधा। अब समझ गए, पूरी भुजा BD है, अगर उधर उधर की लंबाई देखोगे बिंदु से उधर तो BD का आधा, यानी मध्य बिंदुओं से टकराते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के खासकर दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो समचतुर्भुज के विकर्ण 1/2 गुणा आधार अगर BD ले लिया जाए तो ये हो गया AC/2 प्लस नीचे के लिए भी वही होगा, आधार आपका BD का काम करेगा और जो नीचे की हाइट बची वो क्या है, वो भी AC/2। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से कि 1/2 गुणा BD को कॉमन ले लो, तो BD को कॉमन ले लोगे तो AC/2 यहाँ प्लस AC/2 यहाँ, आधा आधा मिला के पूरा बन जाएगा। अतः किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2, ये होता है किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
अब इसी में एक बात और समझनी है आपको, ये तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। अगर मैं इसके एक त्रिभुज, इसको एक कोई बिंदु नाम दे दूं O, और मैं अगर बात करूं आपसे त्रिभुज AOB के बारे में, देखो गौर से, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं? AOB के बारे में। अगर मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज AOB के बारे में, तो आपको एक बात समझनी है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर टकरा रहा है, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण है ना। तो इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि AC²/4 प्लस VD²/4 बराबर होगा कर्ण अर्थात x का स्क्वायर, है ना। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा AC² प्लस VD² बराबर हो जाएगा 4 × x²। तो हमारा जो एरिया है वो ये बन जाएगा AC² प्लस VD² बराबर 4 × x²। तो किसी भी चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में सॉरी, उसके विकर्णों की लंबाई के विकर्णों की वर्गों का योग बराबर होता है उसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना। विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है भुजा के वर्ग का 4 गुना। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए बढ़िया। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला चतुर्भुज है अपना समलंब चतुर्भुज। अगला चतुर्भुज है अपना समलंब चतुर्भुज। और कोई भी चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है यदि उसका लंब समान हो। लंब अर्थात अगर मैं इसकी यहां से यहां एक विकर्ण खींच लूं, तो यहां पर आराम से मेरी बात को समझना, विकर्ण खींच लो तो यहां पर जो ये भुजा है, अरे बंजा काहे बेइज्जती करवा रहा है भाई। वैसे बेइज्जती क्या, आप लोगों से क्या छुपाया अब, है ना। देखो तो इसकी हाइट, अब ये हाइट मैं यहां पे लूंगा, लंब समान होते हैं, यहां पे अगर इसकी हाइट लूंगा तो भी कैसी होगी h, और यहां पे लूंगा तो भी कैसी होगी h। अगर इसकी ये वाली भुजा x है यहां तक, ये तो हमने अधिक कोण त्रिभुज की हाइट बाहर होती, ठीक है, तो ये भुजा y है। अब फिर वही बात है, अगर मैं यहां से चतुर्भुज ABCD का एरिया पूछूंगा तो 2 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज बन जाएगा आपका ADC नीचे वाला, प्लस एक त्रिभुज बन जाएगा आपका ABC ऊपर वाला, ठीक है। तो त्रिभुज ADC का एरिया अगर निकालोगे तो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, आधार हो गया आपका AB या x जो भी आपका है, गुणा ऊंचाई प्लस ऊपर का निकाल लिया है ना, जबकि ADC नीचे का CD इंटू h प्लस ये हो गया 1/2 AB इंटू h। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर 1/2 इंटू h को कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे CD प्लस AB दोनों जुड़ जाएंगे। अतः किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, अर्थात संगत ऊंचाई। तो किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, अर्थात उनकी ऊंचाई। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला सेशन में समलंब चतुर्भुज तक के सूत्र पढ़ा दिए हैं। अब रह गए हमारे वृत्त के सूत्र। वृत्त में फिर ये सब चीजें दोबारा भी आएंगी, तो वृत्त के लिए हम लोग थोड़ी देर में या कल आपको एक अगली क्लास मिल जाएगी जिसमें वृत्त पर आधारित समस्त सूत्रावली की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक आप देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक से नोट करिए, याद करिए, उसके बाद मेंसुरेशन 2D की वीडियो एक बार पुनः देखिए। फिर भी अगर कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर हूं।
हमेशा अग्रसर हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। अगर कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिए। धन्यवाद।